एक सवाल करते हैं जी, एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। इस क्वेश्चन को देखते हैं जी। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। शेयर होल्डर्स इक्विटी 1 जनवरी 2020 की दी हुई है। ओके, यहाँ से मुझे ये जरूर पता चल रहा है कि ओपनिंग बैलेंसेस हैं, और सबसे मजे की बात ये है कि इसमें डेट्स इजी हैं। ईयर एंड जो है वो जनवरी से दिसंबर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी। शेयर कैपिटल है जी 100 रुपए का एक शेयर है, और ये ओपनिंग है। शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये सारे के सारे आपके पास ओपनिंग फिगर्स पड़ी हुई है। ठीक है जी, हम लोग एंड पे चलते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ते होते हैं। प्रिपेयर एएल्स स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। कॉलम फॉर द टोटल एंड कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। टोटल भी नहीं चाहिए और कंपैरेटिव फिगर्स भी नहीं चाहिए। 31 दिसंबर 2020 जिस साल का ओपनिंग दिया हुआ है उसी साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। इसका मतलब है कि कंपैरेटिव्स नहीं बनानी, 2019 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं बनानी, चिल करें। अच्छा, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड ट्रांसफर्स ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एज पर द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 45 मिलियन एंड 5 मिलियन। ले जनाब, एक तो प्रॉफिट है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ये दो चीजें इसने हमें यहाँ पे बताई हैं 31 दिसंबर 2020 की। तो अगर आपके पास हाइलाइटर है, जैसा कि मैंने अक्सर सजेस्ट किया है कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो आप हाइलाइटर साथ लेकर जाएं, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट आप कर सकते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो प्रॉफिट भी आ गया है और ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आ गया है। ये दोनों चीजें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखाते होते हैं। पॉइंट 3 में चलते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 एंड 20 इंटरम डिविडेंड दिया हुआ है और फाइनल बोनस डिविडेंड दिया हुआ है। ऐसा डिविडेंड जो कि बोनस शेयर्स की फॉर्म में इशू हुआ है। फाइनल बोनस, बोनस के वर्ड का मतलब यह है कि बोनस जो है वो बोनस ट्राई स्टार, ये वो वाला बोनस नहीं है जो जब किसी बंदे को मिलता है तो मोहल्ले की सारी औरतें कहती हैं कि आज तो बशीर साहब को भी बोनस मिल गया। ठीक है, तो असल में वो बोनस वो वाला बोनस नहीं होता जो सैलरी में बोनस है, वो बोनस सर्फ होता है। तो ये वो वाला बोनस है जिसका मतलब है बोनस शेयर्स। ठीक है जी, जैसे बोनस एंड पे बोनस सर्फ निकलता है, उसी तरह से एंड पे ये बोनस शेयर्स ही निकलेगा। तो बोनस शेयर्स मिले हैं जी आपको। 31 दिसंबर 2019 में फाइनल डिविडेंड मिला है जी 20% का। एक तो ये आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में करंट ईयर में लिखेंगे, क्योंकि वो जो फाइनल डिविडेंड होता है पिछले साल का वो करंट ईयर में प्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली 31 दिसंबर 2020 का इंटरम डिविडेंड जो है ये वाला आप अपनी स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे 2020 के अंदर। ये जो 15% का जो डिविडेंड था ये 2019 में प्रेजेंट हो गया होगा। और ये जो 10% का फाइनल डिविडेंड है, ये जो 10% का फाइनल डिविडेंड है, दोबारा से देखते हैं। पहली चीज है जी फाइनल डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड है 2019 का 10%, ये तो प्रेजेंट हो चुका है अपनी 2019 की स्टेटमेंट्स में। हम लोगों ने इंटरम डिविडेंड 12% का 31 दिसंबर 2020 वाला ऑफ प्रेजेंट करना है। सिमिलरली फाइनल बोनस जो है वो हम लोगों ने फाइनल डिविडेंड पिछले साल का अपनी स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करना है। तो जनाब ये जो 15% है ये 2019 में प्रेजेंट हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है। ये जो 15% है 2021 में प्रेजेंट होगा जी। ये फाइनल डिविडेंड है 31 दिसंबर 2020 का। ये वाला हम लोग 19 में 2020 में प्रेजेंट करेंगे, ये भी 2020 में प्रेजेंट करेंगे, हमसे रेलिवेंट ये है। और 31 दिसंबर 2019 वाला जो है ये 2019 में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट हो चुका होगा। तो हम लोगों ने ये दोनों चीजें अपनी करंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी और ये वाली भी नहीं लिखनी। ठीक है जी, ओके। इंटरम डिविडेंड के हवाले से उसने बता भी दिया कि ये हाफ ईयरली अकाउंट्स के साथ फाइनल होता है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, AL uses revaluation model for subsequent measurement of its land and building only। अच्छा, ना भी बताता तो हमें पता चल जाना था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग के हवाले से ही है। इसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में देयर इज अ ग्रेट प्रोबेबिलिटी कि सरप्लस सिर्फ लैंड और बिल्डिंग के ऊपर ही है। लेकिन द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन असेस्ड एट 31 दिसंबर 2020। ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड पे जाके आपने 31 दिसंबर पे दोबारा से रीवैल्यूड अमाउंट फाइंड की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, बट नॉट
इनकॉर्पोरेटेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसमें ये 31 नवंबर 2020 की रीवैल्यूएशन का इफेक्ट उसकी एंट्री शामिल नहीं है। ठीक हो गया जी, ओके। तो अब वो रीवैल्यूएशन की डिटेल बता रहा है। 31 दिसंबर 2020 को एसेट की जो लैंड की कॉस्ट है 75 मिलियन है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। एक तो सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि लैंड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही नहीं दी। तो क्या आप सोच के मुझे बता सकते हैं कि लैंड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां से कहीं से कैलकुलेट की जा सकती है? लैंड की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती है, लैंड की कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं होती है। बहरहाल कॉस्ट दी हुई है जी एसेट की और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की दी हुई है, और ये जो नीचे है ये इसकी नेट बुक वैल्यू नहीं है, ये रीवैल्यूड अमाउंट है एज असेस्ड एट 31 दिसंबर 2020। अच्छा जी, चलें यहां तक पॉइंट नंबर 3 तक तो बातें आसान है। ये ओपनिंग है, ठीक हो गया। ये उसने हमें मूवमेंट दी है, एक तो उसने हमें प्रॉफिट बताया है और एक उसने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बताई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहां से हमें डिविडेंड्स पता चल जाएंगे। हम लोगों ने यहां से ये भी अंदाजा लगा लिया कि हमने अपने करंट ईयर में 20% डिविडेंड 2019 वाला और 12% इंटरम डिविडेंड 2020 वाला लिखना है। सवाल यहां पे है, तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन अगर एडजस्टमेंट नंबर 4 मौजूद ना होती। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सबसे आसान सवाल था। ये एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है जैसा मैंने सबसे पहले आपको कराया था, जो हमने सबसे पहली एग्जांपल की थी। लेकिन उन्होंने एक एंड पे रीवैल्यूएशन कर दी है जो अकाउंट्स में प्रेजेंट नहीं की है। चले सारा सवाल भूल जाएं और सिर्फ इस एडजस्टमेंट की बात करें। उसने हमें बताया है एक लैंड है और एक बिल्डिंग है। लैंड और बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बताई है, कॉस्ट भी बताई है और रीवैल्यूड अमाउंट भी बताई है। तो एज फार एज पॉइंट 4 इज कंसर्न्ड, तो पॉइंट 4 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रीवैल्यूएशन मॉडल का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सिर्फ उसने ये किया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और ये चेक किया है कि क्या आप लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, क्या आप लोगों को ये अंदाजा है कि इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ प्लग इन कैसे करना है। तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं, तो रीवैल्यूएशन देखें, मैं जब भी आपको कोई चीज पढ़ाता हूं तो मेरा फोकस होता है अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर। अगर आपने अकाउंटिंग एंट्री सीधी कर ली है तो फिर उसके बाद आगे सारी चीजें सीधी हो जाती। तो रीवैल्यूएशन करेंगे आप, रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज आपने सीधी करनी है। रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि एसेट जो है ना ये रीवैल्यू कैसे हो रहा है। तो हम लोग जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है उसकी तरफ चलते हैं। हम लोगों ने बनाना है एस्ट्राजेनेका लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूरा लिखेंगे आप, और उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग एज ऑन 1 जनवरी 2020। हमारे पास शेयर कैपिटल है, हमारे पास शेयर प्रीमियम है, हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स है, और हमारे पास एक और खूबसूरत चीज है जिसे हम रीवैल्यूएशन सरप्लस कहते हैं। टोटल के कॉलम बनाने की उसने ट्राई करने की जरूरत। तो ओपनिंग हमारे पास शेयर कैपिटल का आ जाएगा 250 मिलियन, शेयर प्रीमियम का 138 मिलियन, रिटेन अर्निंग्स 142 मिलियन, और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन दोनों का इकट्ठा ही ऐड करके लिखा जा सकता है। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग लिखना इज नॉट मच प्रेफरेबल, क्योंकि जब आप उसको अलग अलग लिख रहे होंगे तो अगर 10 तरह के एसेट्स हैं तो फिर आपको 10 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। पहली चीज तो जनाब ये हो गई कि हमने ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिए। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम वाइज चलते हैं। पिछले साल का फाइनल डिविडेंड लिखेंगे, उसकी मूवमेंट लिखेंगे फाइनल बोनस डिविडेंड। फाइनल बोनस डिविडेंड जो है इसकी वर्किंग हम करेंगे, ये किस रेट पे है जी, 20% पे है। उसके बाद हम लोग करंट ईयर का इंटरम डिविडेंड लिखेंगे। इंटरम डिविडेंड करंट ईयर का कितने परसेंट है जी, 12% है। ठीक है जी, ओके। आगे चलें तो हमें पता चलेगा कि एक प्रॉफिट मूव हुआ है और एक इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मूव हुई है। तो हम लोग प्रॉफिट को मूव करेंगे, और प्रॉफिट जो है वो उसने बताया है कि जी 45 मिलियन है, लेकिन हमने अभी ये 0.4 की एडजस्टमेंट करनी है, तो उसके बाद हम प्रॉफिट मूव करेंगे। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपने मूव करनी है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आपने मूव करनी है रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो वन बाय वन चलते हैं जी। सबसे पहले जी फाइनल बोनस डिविडेंड। बोनस डिविडेंड जो होता है, इस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी आपका बोनस होता है, अगर वो आप डिविडेंड की फॉर्म में दे रहे हैं तो आप उसको चार्ज करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स को। तो इसकी एंट्री होगी रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट एंड डिविडेंड पेएबल
नहीं, आप बोनस इशू कर रहे हैं तो डिविडेंड पेबल नहीं, बल्कि आप फिर किसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। और कैलकुलेशन किस तरीके से होगी जनाब, उसने कहा है कि फाइनल डिविडेंड है 20%, तो जो 20% है इसका मतलब ये है कि शेयर कैपिटल का 20%, शेयर कैपिटल है 250 मिलियन का, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग करेंगे जनाब 250 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20%, यानी कि 50 मिलियन। 50 मिलियन की अमाउंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर्स कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं शेयर्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 50 मिलियन डिवाइडेड बाय शेयर। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 100 इज 0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख शेयर्स। शेयर्स की क्वांटिटी अभी हमें जरूरत नहीं है एज फार एज कि एग्जामिनर हमें कहता कि जनाब आप ईपीएस कैलकुलेट करें, लेकिन बहरहाल ये पता होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। तो हम लोग इसको कहते हैं जी वर्किंग नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने एंट्री लिख दी है और उसमें हम लोगों ने शेयर की कैलकुलेशन भी कर दी। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं जनाब कि फाइनल बोनस जो है ये 250 मिलियन शेयर्स पे, 250 मिलियन शेयर्स पे 20% के हिसाब से जब बोनस मिलेगा तो हमें 50 मिलियन शेयर्स ऑफर करने पड़ेंगे। तो 50 मिलियन शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा और 50 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। अगर ये कैश डिविडेंड होता तो ये रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस ना होता, बल्कि ये शेयर प्रीमियम में से माइनस होता। तो चार में से एक काम हमने कर लिया। इंटरम डिविडेंड की तरफ चलते हैं। इंटरम डिविडेंड है 12% 2020 में जो हम लोगों ने प्रेजेंट करना है, तो ये भी सिंपल है। इंटरम डिविडेंड 12% है। अब ये डिविडेंड कौन सा है, ये कैश डिविडेंड है, तो जो कैश डिविडेंड है वो भी रिटेन्ड अर्निंग में से ही माइनस होता है। तो 12% ऑफ व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स, इज इट 250? नहीं, ये 250 नहीं, बल्कि इससे पहले 50 शेयर्स और भी इशू हो चुके हैं। तो 12% ऑफ 300 शेयर्स कितना होता है जी, 36। तो 36 जो है ये हमारे रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। क्या शेयर कैपिटल में ऐड होगा? जी नहीं, क्योंकि शेयर थोड़ी इशू कर रहे हैं, हम तो डिविडेंड कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं, तो कैश क्रेडिट होगा और कैश हम लोग यहाँ पे जो है ना वो माइनस नहीं कर रहे। ठीक है जी। जब हम डिविडेंड देते हैं कैश में तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं, जब हम डिविडेंड देते हैं कैश में तो हम उसकी एंट्री करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट एंड डिविडेंड पेबल क्रेडिट। जब हम कैश डिविडेंड देते हैं, कैश डिविडेंड, तो हम उसकी एंट्री करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट एंड डिविडेंड पेबल क्रेडिट। और ये तो था जब हमने डिक्लेयर किया। जब हम पेड कर देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिविडेंड पेएबल अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये एंट्री हम तब करते हैं जब एक्चुअली डिविडेंड पे हो चुका होता है। तो ये एंट्रीज भी मैंने आपको रिवाइज करवा दी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रॉफिट और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्रॉफिट में एक चीज देखनी होगी, वो ये है कि प्रॉफिट में अगर तो यहां से कोई रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया तो फिर वो हम प्रॉफिट में चार्ज करते होते हैं। अच्छा चलें, अब हम लोग रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से बाहर निकल आते हैं और रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। वन बाय वन रिवैल्यूएशन करते हैं। जब भी रिवैल्यूएशन करनी होती है सबसे पहला काम क्या किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट की कॉस्ट में क्लोज करते हैं। तो हमारी जो एंट्री होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन, एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू हुआ ना और रिवैल्यूएशन करनी है अभी, उसने ये कहा है कि एसेट्स की रिवैल्यूएशन करनी है अभी। तो जनाब सबसे पहली एंट्री है कि हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की है, तो बिल्डिंग के केस में ही करेंगे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। और लैंड के केस में ये काम नहीं करेंगे। दूसरा काम हम लोग ये करते होते हैं, हम वर्किंग बनाते होते हैं रिवैल्यूएशन गेन और लॉस की। तो वर्किंग बनाते हैं जनाब। वर्किंग में हम क्या करते होते हैं, हम एसेट की नेट बुक वैल्यू लेते हैं और एसेट की नेट बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं एसेट की फेयर वैल्यू के साथ। नेट बुक वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो लैंड के केस में और बिल्डिंग के केस में हम लोग इसको लेकर चलते हैं। लैंड के केस में उसकी नेट बुक वैल्यू है 75 मिलियन और बिल्डिंग के केस में इसकी नेट बुक वैल्यू है 240 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा जनाब, 160, 180। फेयर वैल्यू की बात करते हैं। लैंड की फेयर वैल्यू है अब 65 की और बिल्डिंग की फेयर वैल्यू है 158 की। ठीक है ना जी।
अब हम बात करते हैं लैंड की। लैंड की नेट बुक वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू कम है, तो हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस आ गया है। और लॉस कितना आया है जनाब? 10 मिलियन का। और यहाँ पे हमारे पास लॉस कितना आया है जी? 22 मिलियन का। ये दोनों लॉसेज हैं। तो रिवैल्यूएशन की वर्किंग करते वक्त हमें पता चला कि देयर इज अ लॉस इन लैंड एंड देयर इज अ लॉस इन बिल्डिंग। अच्छा, स्टेप नंबर 3 हम करते होते थे अकाउंटिंग एंट्री। तो जरा याद करें कि अगर एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए रीवैल्यूएशन सरप्लस, जो कि आपकी बुक्स में पड़ा हुआ है, ये देखें 20 और 25 और 20 का रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ ना। तो फिर हम लोग क्या एंट्री करते थे? फिर हम लोग ये एंट्री करते थे कि एसेट को हम क्रेडिट करते थे लॉस की अमाउंट से। सबसे पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करते थे, ये वाला लॉस, और जो बच जाता था हम उसे रीवैल्यूएशन लॉस कहते होते थे। सही है। सो दिस इज द अकाउंटिंग एंट्री। अगर आप उन अकाउंटिंग एंट्रीज की समरी निकालें जो कि हमने देखा था, तो हमने कहा था देयर आर 4 डिफरेंट सिनेरियोज के लॉस आ जाए जबकि पहले गेन पड़ा हो, गेन आ जाए जबकि पहले लॉस पड़ा हो, और 2 मेन सिनेरियोज थे कि फर्स्ट टाइम लॉस या गेन आ जाए तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो जनाब ये वो सिनेरियो है कि जिसमें गेन आया है, लॉस आया है लेकिन पहले गेन पड़ा हुआ था। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो आपके पास कितना पड़ा हुआ है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, और एसेट को रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले लैंड के केस में हम ये एंट्री करते हैं कि एसेट को हमने क्रेडिट किया है 10 से। रीवैल्यूएशन सरप्लस लैंड का कितना पड़ा हुआ था? लैंड का रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ था 25 का। ठीक है, लैंड का रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो 25 का पड़ा हुआ था, जिसमें से 10 जो है वो रिकॉर्ड हो गया, रीवैल्यूएशन लॉस को कुछ भी नहीं जाएगा। अब लैंड का रीवैल्यूएशन सरप्लस गौर से देखें जरा, पहले कितना था? पहले था 25। 25 में से जो 10 है वो निकल गया, और वो 10 जो है वो हमारा अब एसेट के अंदर चला गया। सही है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी अकाउंटिंग एंट्री हम लोग बिल्डिंग की देख लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्री जो बिल्डिंग की है वो है जी बिल्कुल इसी तरीके से, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम, रीवैल्यूएशन सरप्लस को सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे, और अगर कुछ बच जाएगा तो उसको रीवैल्यूएशन लॉस में चार्ज करेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, एसेट क्रेडिट हो रहा है 22 से, एसेट के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस टोटल कितना पड़ा हुआ है बिल्डिंग का? 20। ओए होए, अगर बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन सरप्लस 20 का पड़ा हुआ है तो 2 का हमें रीवैल्यूएशन लॉस भी रिकॉर्ड करना होगा। और ये रीवैल्यूएशन लॉस जो है ये हम लोग किधर लिखते होते थे? बता, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते होते थे। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई को चार्ज होता था। सिमिलरली ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो ये ओसीआई को चार्ज होता था। ठीक है जी। अब यहां से आगे जब हम चलेंगे तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं 3-4 अकाउंटिंग एंट्रीज को एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने पास इसको लिख लेंगे। सबसे पहले जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या क्या आता है। क्या डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट में से कोई अकाउंट आता है? नहीं आता। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस हम लोगों ने यहां से निकालना है, और इसकी मूवमेंट दिखानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। दूसरी चीज, हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड होता है, जो कि दूसरी एंट्री यानी कि बिल्डिंग के केस में 2 मिलियन का है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो इसने करंट ईयर का जो प्रॉफिट हमें यहाँ पे बताया हुआ है 45 मिलियन का, इसमें से ये बात क्योंकि इन्होंने लिखी हुई है कि ये नॉट इनकॉर्पोरेटेड है, तो इसका मतलब है कि ये 45 मिलियन में से इस लाइन की वजह से जो नॉट इनकॉर्पोरेटेड का वर्ड यूज किया हुआ है, 2 मिलियन हमें निकालना पड़ेगा ताकि हम लोग अपनी एग्जैक्ट प्रॉफिट पे पहुंच जाए। सही है जी। तो 45 मिलियन में से ये 2 मिलियन निकाला, तो हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट जो आया है वो आया है जनाब 45 में से 2 मिलियन जब हम निकालेंगे तो 43 मिलियन। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में हमने 43 मिलियन ऐड करना है। अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, जो उसने कहा है कि पूरे साल में मूव हुई है, वो है 5 मिलियन की। तो जनाब जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मूव हुई है वो उस साल की डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, उसका रीवैल्यूएशन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो तो रीवैल्यूएशन तो 31 दिसंबर पे जाके हुई है, उससे पीछे तो हम वैसे ही एंट्रीज करते रहेंगे ना। उससे पीछे हम क्या एंट्रीज कर रहे हैं? उससे पीछे हम एंट्रीज कर रहे हैं कि एसेट को जब डेप्रिशिएट करते हैं तो डेप्रिसिएशन के केस में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट करते होते थे, और उसके साथ हम लोग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करते होते थे। तो वो जो पुरानी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री है जो उसने बताया है कि 5 मिलियन है, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये तो एज इट इज यहाँ पे हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस में से 5 माइनस करेंगे,
और हमारे पास यहाँ पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अंदर ये 5 रुपए ऐड हो जाएंगे। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर सिर्फ एक चीज रह गई है जो कि रीवैल्यूएशन से हमें पता चली है, और वो ये है कि कुछ रीवैल्यूएशन जो है वो इसकी एसेट में मूव हो गई। ठीक है जी, तो हम लोग उसको लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो जरा गौर से देखिएगा कि रीवैल्यूएशन से कितना क्रेडिट हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना डेबिट हुआ है। एक दफा 10 हुआ है और एक दफा 20 हुआ है, सही है ना जी। तो 10 और 20 यानी कि 30 जो है वो अब हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस में से निकल के हमारे एसेट्स में चला गया है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। तो अब हम इसको टोटल करते हैं जी, 300, 138 और ये हमारे पास बन जाएगा 10 मिलियन। ठीक है जी, सो दिस वाज द क्वेश्चन, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।